2006 सिंगूर। एक जमीन, एक फैक्ट्री का सपना और जमीन पे बैठी हुई एक महिला। पुलिस, प्रोटेस्ट, आंसू। उस महिला ने सब देखा और फिर डिसाइड किया कि ये लड़ाई जमीन के लिए नहीं, ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। 2007 नंदीग्राम। गोलियां चलती रही, लोग मरते रहे। सीपीएम का 34 साल का शासन अब बंगाल में हिलने लगा था। तब बंगाल ने उसे चुना। वो आई सफेद साड़ी पहनकर, पाँव में उसके चप्पल थे और उसे ये भी पता था सिस्टम से लड़ना कैसे है। चौंतीस साल के सीपीएम रूल से लोग थक चुके थे। बंगाल में इंडस्ट्री रुक गई थी, इकोनॉमी गिर रहा था, पार्टी के सिस्टम पर आरोप लग रहे थे और बंगाल काफी गुस्से में था। और तब एंट्री होती है ममता बनर्जी की, जिसने इस गुस्से को डायरेक्शन दिया। सिंगूर में उन्होंने अनशन किया, 26 दिन तक भूख हड़ताल। मैसेज काफी क्लियर था, जब तक किसान खुश नहीं होते तब तक ये अनशन चलता रहेगा। और इस अनशन के बाद वो सिर्फ नेता नहीं रही, वो सिर्फ लीडर नहीं रही, वो विरोध का एक सिंबल बन गई। इस वक्त तक ममता बनर्जी दिल्ली में रेल मिनिस्टर थी, लेकिन बंगाल में उनका पॉलिटिकल थिएटर चल रहा था अलग से। उन्होंने अपने आप को एलिट पॉलिटिक्स से अलग दिखाया। सिंपल लाइफ, साड़ी पहनती है, पाँव में चप्पल है, नो लग्जरी, नो कॉर्पोरेट इमेज। और फिर 2011 में 34 साल बाद सीपीएम पावर से हटी और ममता बनर्जी बंगाल की सीएम बनी। और इस वक्त तक क्योंकि वो सीएम बन चुकी है, अब उन्हें आंदोलन नहीं चलाना था, अब उन्हें राज करना था बंगाल के ऊपर। और पावर पे आते ही उन्होंने कहा परिवर्तन एसेछे, मतलब बदलाव आ चुका है। उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता था, अगर स्टेबिलिटी चाहिए, अगर रूल करना है तो कंट्रोल हाथ में लेना पड़ेगा। और इसी वजह से हम देखते हैं 2011 से 14 के बीच बहुत सारे ऑफिसर्स को रिसफल होते हुए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल स्ट्रॉन्ग किया गया, पार्टी स्ट्रक्चर को ग्रास रूट तक कंसोलिडेट किया गया। उन्हें पता था कि बंगाल की इकोनॉमी, बंगाल की इंडस्ट्री गिर चुका है, तो फिर उन्होंने वेलफेयर मॉडल शुरू किया। कन्याश्री, सबुज साथी, डिफरेंट तरीके का स्कॉलरशिप देने लगे। और कन्याश्री स्कीम को तो यूनाइटेड नेशन से अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने डिसाइड किया अगर इंडस्ट्री स्लो है तो डायरेक्ट बेनिफिट से पब्लिक से कनेक्शन बनाओ। और तब से ममता बनर्जी ने एमएसएमईज पर ज्यादा फोकस दिया, स्कीम्स के ऊपर ज्यादा फोकस दिया। पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट कैसे मिले, इन स्कीम्स के ऊपर ध्यान देना चालू किया। लेकिन एक सवाल भी धीरे धीरे उठने लगा, क्या वेलफेयर ही ग्रोथ का सब्स्टिट्यूट है? सिंगूर का वो डिसीजन, वो प्रोटेस्ट ममता बनर्जी की पॉलिटिकल राइज का कोर रीजन बना। लेकिन टाटा की एग्जिट ने इन्वेस्टर्स को ये सिग्नल दिया कि बंगाल अनस्टेबल हो सकता है। किसी और वीडियो में हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। बंगाल में सिंगूर मूवमेंट ममता बनर्जी के लिए एक पॉलिटिकल विक्ट्री तो थी, लेकिन बंगाल इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी खो चुका था। बड़े इन्वेस्टर और भी सावधान हो चुके थे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हो चुका था कंपेयर टू गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ममता बनर्जी के लिए ये लैंड राइट पॉलिटिकल विक्ट्री थी, लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट का डिबेट कभी खत्म नहीं हुआ उसके बाद। और फिर गाइज, बंगाल की इकोनॉमी सर्विसेज और एमएसएमईज पर टिक गई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हो गया। हालात दोस्तों ऐसे बनने लगे, यूथ डिग्री लेके निकल तो रहा है लेकिन जॉब्स नहीं मिल रहा है। फोकस शिफ्ट होके एमएसएमईज और स्कीम पर आ चुका था। जैसे तैसे साल बढ़ते गए, टीएमसी बंगाल का एक डोमिनेंट फोर्स बन गई। और फिर ऐसे ही हालात में जहां पर इकोनॉमी टूट चुकी थी, टूटी हुई इकोनॉमी लेकर और अनएम्प्लॉयड यूथ्स को लेकर बंगाल आगे बढ़ता रहा। और हम आ जाते हैं साल 2018 में। तब तक टीएमसी बंगाल का एक डोमिनेंट फोर्स बन गई थी। ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि उन्हें नॉमिनेशन फाइल करने से रोका गया, लेकिन सरकार ने कहा सब कुछ लीगली हो रहा था। पॉलिटिकल वायलेंस के कई इंसिडेंट न्यूज में आए, हर पार्टी एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे थे। लेकिन आम गांव का इंसान सिर्फ इतना जानता था कि इलेक्शन के टाइम में बंगाल का माहौल बहुत गर्म होता है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज समझनी होगी कि पावर को चैलेंज पसंद नहीं होता और बंगाल में ऑपोजिशन धीरे धीरे कमजोर होता गया। ममता बनर्जी के सामने कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो एक आयरन लेडी, एक खुद डोमिनेंट फोर्स बन गई थी बंगाल के लिए। 2008 में ममता बनर्जी सिस्टम के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन 2020 आते आते वो खुद सिस्टम बन चुकी थी। और दोस्तों इन्हीं सब के बीच 2014 में जब दिल्ली में बीजेपी सरकार बनती है तो पॉलिटिकल इक्वेशन ही पूरा बदल जाता है और भी दिक्कतें पैदा हो जाती है सीएम ममता बनर्जी के लिए। क्योंकि ममता बनर्जी का टकराव तब तक सेंटर से भी चालू हो गया था फंड रिलीज को लेकर। पीएम आवास, नरेगा, रूरल स्कीम्स पर एलिगेशन लगे। सेंटर ने कहा कि बंगाल में फंड्स को लेकर घोटाले हो रहे हैं।
और स्टेट ने कहा कि ये एक सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये बंगाल को कमजोर किया जा रहा है, बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। स्टेट में ऑपोजिशन और सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट के साथ लड़ते लड़ते ममता बनर्जी ने अपने आप को बंगाल की एक शील्ड के रूप में प्रेजेंट किया और दिल्ली बंगाल को रोक रहा है ये नैरेटिव प्रेजेंट किया। लेकिन सवाल यह है कि इस लड़ाई में जीता कौन? दोस्तों, इस लड़ाई में कोई भी जीते, सफर लेकिन आम आदमी को ही करना पड़ता है। फिर आता है साल 2021। 2021 का इलेक्शन बंगाल का सबसे एग्रेसिव इलेक्शन था। ये महज एक इलेक्शन नहीं रहा था, ये एक जंग बन चुका था टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए। हम देखते हैं 2021 में बीजेपी के अपर क्लास लीडर्स खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह बंगाल दौरे पे आते हैं और ममता बनर्जी इंज्योर्ड होकर भी कैंपेन कर रही थी, व्हील चेयर पे रैलीज किए। रिजल्ट, वो फिर जीती और साबित कर दिया कि स्ट्रीट फाइटर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अभी गाइस 15 साल बाद नैरेटिव चेंज हो चुका है। अब लोग सिर्फ फाइट नहीं, रिजल्ट देखना चाहते हैं। बंगाल को अभी सिर्फ फाइट नहीं, रिजल्ट चाहिए। 2006 में वो प्रोटेस्ट थी, 2011 में वो होप बनी, 2016 में वो पावर बनी, 2021 में वो रेजिस्टेंस बनी। अब 2026 में वो क्या है? ममता बनर्जी का ये बंगाल आज 15 साल बाद कहाँ है? इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है? यूथ माइग्रेशन क्यों बढ़ रहा है? पॉलिटिकल टेंशन क्यों रिपीट होता है? हिस्ट्री किसी को विलेन या हीरो नहीं बनाती, हिस्ट्री बस रिकॉर्ड करती है। 2011 में बंगाल ने चुना एक स्ट्रीट फाइटर। आज बंगाल डिसाइड करेगा क्या सिस्टम ने उस सपने को पूरा किया।